हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ 2027 के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। निर्माण और विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों संग की बैठक। कहा, तैयारियों को समय पर पूरा करना है लक्ष्य। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती। कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कहीं सीएम धामी तो कहीं मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। जनरल बिपिन रावत की राष्ट्र सेवा को बताया अविस्मरणीय। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ। मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। टूर्नामेंट में 8 से अधिक देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे भाग। शांति टेनिस अकेडमी में टूर्नामेंट का आयोजन। चारधाम यात्रा के तीर्थ श्रद्धालुओं को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट का बड़ा बयान। कहा, वही लोग करें चारधाम की यात्रा जो खुद को रख सके शुद्ध। शास्त्र के अनुसार यात्रा के दौरान एक वक्त का उपवास भी जरूरी। मिडिल ईस्ट में मचे महासंग्राम की वजह से गैस की भारी किल्लत। लक्सर में भी गैस की समस्या से जूझ रहे लोग। एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़। लोक सिस्टम पर बद इंतजामी का लगा रहे आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। बता दें कि कुंभ 2027 के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि कुंभ मेले की तैयारियों को समय पर पूरा करना एक बड़ा लक्ष्य है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग सीएम की अहम बैठक भी हुई है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उस दौरान मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की है। और वहीं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया है और राज्य के गौरव जनरल बिपिन रावत को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र सेवा को सदैव स्मरणीय बताया है। बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उनकी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का उन्हें प्रतीक भी बताया है और उनके सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र सेवा को सदैव स्मरणीय बताया है। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। साथ ही साथ उन्होंने उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा को भी याद किया है, उनकी राष्ट्रभक्ति को भी याद किया और उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी बताया है। और वहीं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजधानी देहरादून के जनरल बिपिन रावत पार्क में किया गया, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बता दें, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का एक बड़ा आयोजन किया गया, जिस दौरान यह आयोजन राजधानी देहरादून के जनरल बिपिन रावत पार्क में हुआ है और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित भी की है। बता दें, देहरादून के जनरल बिपिन रावत पार्क में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सीएम आवास में श्रद्धा सुमन अर्पित की, वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जनरल बिपिन रावत जो हमारे उत्तराखंड के थे,
उन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान एक साथ हमला करने हमारी सेनाएं उससे लड़ने में सक्षम हैं और वो देश के लिए उन्होंने जिए, उत्तराखंड के लिए जिए। उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ के जवानों को 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट में मिलती है, भर्ती होने पर उसका करने का अगर किसी ने किया है तो जनरल रावत ने कहा। मैं उनके पास एक बार गया, मैंने जनरल साहब हमारे बच्चे फौज में जाते हैं, देश की सेना का 17.5% भर्ती करते हैं और हमारा यहाँ का जवान, लेकिन हमारे बच्चों की हाइट कम होती है। आपने 20 दिन के अंदर उस काम को करवाया, तो सब पर मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वहीं देहरादून में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उत्तरांचल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 से अधिक देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डालनवाला स्थित शांति टेनिस अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की भावना विकसित करता है, युवाओं को नया एक दिशा देता भी नजर आता है। अब आपको ये बता दें कि कार्यक्रम में अकेडमी के अध्यक्ष, पूर्व डीजीपी अशोक कुमार, संरक्षक प्रदीप कुमार वालिया, महासचिव सुमित गोयल और अंतर्राष्ट्रीय अंपायर और खिलाड़ी उपस्थित रहे। और वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने राज्य के आवास पर कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं और नन्हे बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक इसे मनाया। इस दौरान बच्चों ने फूल अर्पित कर लोक परंपरा को जीवंत किया और पर्व की खुशियां भी साझा की है। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने ये कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक है। ये पर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्व देवभूमि के लोगों की प्रकृति, पर्यावरण, फूल पौधों के प्रति विशेष श्रद्धा और जागरूकता का भी प्रतीक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट सत्र चल रहा है। सभी पक्ष विपक्ष के विधायक अपने अपने सवाल सदन पर रखकर सरकार और संबंधित मंत्रियों को घेर रहे हैं। राज्य की प्रथम विधानसभा पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल से इस दौरान आज की खबर ने खास बातचीत की। दुर्गेश्वर लाल ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेहतरीन बजट सदन के पटल पर रखा है। इस पर आज चर्चा होनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने अलग जनपद बनाने की मांग रखी है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की है। चलिए आपको सीधे सुनवा देते हैं। मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में और मेरे साथ सुदूर क्षेत्र जो प्रथम विधानसभा है हमारी पुरोला के माननीय विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं। आज विधानसभा का चौथा दिन है। हम बातचीत करेंगे माननीय से। महोदय, आज क्या क्या चर्चा हुई और कैसे देखते हैं अभी तक का जो सत्र चल चुका है 4 दिन का? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस उत्तराखंड के लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस भराड़ीसैंण में एक इतिहास बनाने वाला एक बजट भी पारित कर अभी प्रस्तुत किया है। अभी उस पर चर्चा होनी बाकी है। तो मैं कहता हूं कि 4 दिन के अंतराल में विपक्ष ने जिस तरीके से अपना जो है रवैया दिखाया, उस चीज को जनता पहले से हमें अंदाजा था, जनता को भी और सरकार को भी। लेकिन मैं कहता हूं कि आज अपनी सरकार, यहाँ पे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण पूरी और भाजपा सरकार पूरी तरीके से एक तरीके प्रतिबद्ध है कि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उन तमाम चीजों का जो है यहाँ पे निराकरण। विधायक जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जिले का मुद्दा उठाया, चाहे सुदूर क्षेत्र मोरी का क्षेत्र हो या सरबडियार हो, नौगों का क्षेत्र हो, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि इतने समय से ये मांग लंबित है, आपने इसे आगे किया है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र पुरोला विधानसभा के जितने भी गणमान्य लोग हैं, समाज सेवी है, सोशल वर्कर है, जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों ने
एक मांग रखी है और हमारे पूर्वजों की इसमें मांग है, और ये होनी भी चाहिए कि उत्तरकाशी हमारे लिए एक बहुत इंटीरियर पड़ता है। क्योंकि अगर मैं विकासखंड मोरी की बात करता हूं तो आराकोट बंगाल क्षेत्र का मोहड़ा जैसे गांव, अपना कलीच जैसे दुरुस्त क्षेत्र है, इसी तरीके से आप अगर पंचगाई क्षेत्र में देखें, लेवाड़ी फिताड़ी जैसे, ओसला पुआनी जैसे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है। अपने परोला में आपका देखते हैं सरबड़ियाड़ जैसे, आपका कामरा सांकाल जैसे, और आपके नौगांव में अगर इस यमुनोत्री की बात करूं तो यमुनोत्री विधानसभा में अपना गिट पट्टी है, पूरा एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है। अपना आपके मुगर संती है, नौगांव बॉर्डर खाटल है। तो बेसिकली उन सब की एक उम्मीद थी कि भाई परोला को जिला आपको जो है रवाई घाटी को एक जिला बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने सदन के माध्यम से इस बात को रखा और मुझे विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये काम जरूर हो। धन्यवाद। ये थे विधायक जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है मांग रखी है, जिले की मांग रखी है, क्योंकि जो यमुना घाटी जिला है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से इसकी मांग की गई है। पूर्व में जो निशंक मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो है वहां पर जिला बनाया जाएगा। और वहीं बजट के सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी से भी बातचीत की है। चलिए आपको सीधे सुनवा देते हैं। पूरा सत्र चल रहा है, आज 5वां दिन है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विधायक कंडारी जी हैं। सर, आज 5वां दिन है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा आप डिटेल से बताएंगे सर? देखिए, प्रश्नकाल बहुत अच्छे से चला है और सभी जनप्रतिनिधियों ने, क्या सत्ता दल के विधायक हो चाहे प्रतिपक्ष, सभी ने अपनी बात रखी और महामहिम राज्यपाल के भाषण पे भी चर्चा हुई और आज जो है बजट पर भी, भाषण पे भी चर्चा आई। निश्चित तौर पर क्या है कि एक सकारात्मक पहल हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये उत्तराखंड के नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और जनता के भावनाओं के अनुरूप बजट पेश किया। आप देखिए कि अगर आज हम जो 25 साल इस उत्तर प्रदेश जनता ने मनाई है, तो आप देख लीजिए कि जब ये पहला बजट पेश किया हो तो हमारी बजट कितना हमने पेश किया होगा। आज आप देख लीजिए हम कितना बड़ा बजट पेश कर रहे हैं, उसमें हमारी प्रतिवित्ति आई क्या रही होगी, आज हमारी प्रतिवित्ति का है, आपकी तुलना करेंगे इससे आपको लग जाएगा कि इन 25 सालों में सरकार ने कितना काम किया। मगर जो बजट है ये बहुत ऐतिहासिक बजट है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और जो 2047 माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो सपना देखा, तो निश्चित तौर पर 2047 का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री ने देखा, तो उसके इस बजट में जगह आपको दिख सकती है। बिल्कुल कंडारी जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विपक्ष कह रहा है कि ये जो सिर्फ आंकड़ेबाजी है इस बजट में, नॉन प्लान का बजट है और कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो है 50% भी जो है सरकार खर्च नहीं कर पाई थी, और ये चुनावी बजट सरकार जो है विपक्ष से कह रहा है, इसको लेकर आप क्या? देखो, प्रतिपक्ष क्या कह रहा है मैं सुझाना नहीं चाहूंगा, और प्रतिपक्ष का काम कहना है, वो हम अच्छी बात बोलेंगे वो उसकी काट करते हैं। अब देखिए ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पक्ष को अपना अपना रोल होता है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है हम उसका रोल अदा करें। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है, ये मैंने आपसे कहा जनता के अनुरूप बजट है। 2047 विकसित भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा, उसके लिए मिलकर पत्र साबित हुआ। एक सवाल और है कंडारी जी, जो रेलवे लाइन चल रही है उसका निर्माण आपको क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा और क्या विकास उससे होने जा रहा है? जो रेलवे लाइन का आप रेलवे लाइन की अगर आप बात करेंगे, तो हम बहुत छोटे थे, हम सुनते थे कि साहब रेलवे जाएगी, और जब से देश में नरेंद्र भाई की सरकार बनी, भारतीय जनता सरकार बनी, आप देखें कि मेरे विधानसभा में तो 2 स्टेशन तो इसके आ ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जितनी टनल सारी बनती है, मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्दी जो है हमको स्वागत मिलेगा। ये थे देवप्रयाग के विधायक कंडारी जी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब दिए हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बजट को एक ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, और जो रेलवे लाइन है उसको लेकर के भी उन्होंने बात रखी है। आज की खबर के लिए भराड़ी से मैं आशीष गोपाल।
और वहीं उत्तराखंड में महिलाओं के कुपोषण को लेकर संसदीय कार्य मंत्री से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में अलग अंदाज में जवाब दिया था, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मौजूद हूँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में और हमारे साथ विपक्ष के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। उनकी एक जो है एक क्लिप भी वायरल हो रही है कि कुपोषण उत्तराखंड में इतना है और मंत्री जी उसका जो जवाब दे रहे हैं उसका भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से उसे वायरल किया जा रहा है। विधायक जी हमारे साथ हैं, मैं पूछना चाहूंगा सर वो क्या सवाल था और मंत्री जी ने ऐसे क्या जवाब दिया जो ऐसा जो है। संसद में सवाल पूछा गया था 15 जुलाई 2025 को, पूरे देश के कुपोषित लोगों का सवाल है। इस कुपोषण में उत्तराखंड में 25% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी अपनी उम्र के हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। और भी जो आंकड़े हैं वो अलग है, लेकिन और खराब आंकड़ा जो है वो ये है कि 15 साल से 49 साल तक की जो मातृ शक्ति है उसमें 56% कुपोषण है। अब अगर आधी महिलाएं कुपोषित होंगी तो इस उत्तराखंड के अलावा विधानसभा के अलावा कहाँ सवाल पूछे। और यही उम्र है महिलाओं की जिसमें उनको गर्भवती होती हैं। अगर कुपोषित महिला होगी और उनका बच्चा कैसा होगा, तो सवाल ये खड़ा होता है कि कुपोषित महिला कुपोषित बच्चों का सवाल इस विधानसभा के अंदर नहीं पूछा जाएगा तो और कहाँ पूछा जाएगा। तो फिर भी पूछा था, पहले भी पूछा था, फिर पूछेंगे। तो ये थे हमारे साथ विपक्ष के विधायक काजी निजामुद्दीन और उनका जो एक क्लिप है सुबोध उनियाल से वो सवाल पूछ रहे हैं। और सुबोध उनियाल जो मंत्री हैं संसदीय कार्य मंत्री, वो असंसदीय कार्य जो भाषा का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। आज की खबर के लिए गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन से मैं आशीष डोभाल। और वहीं देवप्रयाग में प्रस्तावित शराब की दुकान के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह द्वारा स्थानीय पूर्व प्रधान और जनप्रतिनिधि नेत्र सिंह के साथ की गई अभद्रता को लेकर लोगों में आक्रोश है। उनका ये कहना है कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनप्रतिनिधि या नागरिक के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। देवप्रयाग में जो शराब की दुकान खुल रही थी उसका विरोध वहां के पूर्व प्रधान नेत्र सिंह जी, जो कि वहां के सम्मानित जनप्रतिनिधि है, उनके साथ इस प्रकार की अभद्रता जिला आबकारी अधिकारी टिहरी केपी सिंह के द्वारा की गई, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक लोक सेवक को कोई अधिकार नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ वो इस प्रकार का व्यवहार करे। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से केपी सिंह को उनके पद से हटाया जाए। अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है, आबकारी आयुक्त इसका संज्ञान नहीं लेती हैं, तो हम आगामी 19 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन आबकारी आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे और तब तक वहां बैठेंगे जब तक केपी सिंह को उनके पद से नहीं हटाया जाता। और वहीं चंपावत में एसडीआरएफ की टीम ने अज्ञात शव बरामद किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने अज्ञात शव बरामद किया है। 100 मीटर गहरी खाई से यह अज्ञात शव बरामद किया गया है। एसओ दामली की सूचना पर एसडीआरएफ ने यह कार्रवाई की है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को शव सौंप दिया गया है। बता दें, चंपावत में एसडीआरएफ की टीम ने अज्ञात शव को बरामद किया है। 100 मीटर गहरी खाई से अज्ञात शव बरामद किया गया है। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि एसओ तामली की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। अब पुलिस को शव सौंप दिया गया है। और वहीं पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी में वाहन दुर्घटना का ये मामला निकलकर सामने आया, जहां एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। घायलों को तत्काल अस्पताल इस दौरान पहुंचाया गया। 2 मृतकों के शव एसडीआरएफ टीम ने इस दौरान बरामद किए हैं। कार में कुल 4 लोग सवार थे। 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान चलाया है। पिथौरागढ़ जिले में ये दुर्घटना हुई है।
और वहीं रुड़की में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी की धमक का। जहां एक और हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इकबालपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर महकमे में हड़कंप मचा दिया, तो वहीं दूसरी ओर खनन माफिया इस कार्रवाई को ठेंगा दिखाते भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक खनन माफिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शान से अपलोड कर दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारी भरकम जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि ये पूरा खेल गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर साल्हापुर गांव की सुलानी नदी में दिन रात चल रहा है। माफिया बेखौफ होकर नदी का सीना चीर रहे हैं और इस अवैध रेत को सालियर मंगलौर बाईपास पर अलग अलग जगहों पर स्टॉक किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस के आला अधिकारी सस्पेंशन जैसी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी ये माफिया सोशल मीडिया पर अपने अवैध धंधे का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और वहीं उत्तराखंड में कल तापमान में बारिश के बाद गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही साथ ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। चारों धामों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर भी तापमान में काफी गिरावट आई है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत सभी 13 जिलों में लगातार बढ़ रहे तापमान पर बारिश और बर्फबारी ने एक तरह से ब्रेक लगाने का काम किया है। चारधाम यात्रा के तीर्थ श्रद्धालुओं को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने बड़ी बात कह डाली है। देवी प्रसाद भट्ट ने यह कहा कि चारधाम यात्रा वही लोग करें जो खुद को पवित्र रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान अधिकतर उपवास रखा जाता है और सिर्फ एक वक्त का भोजन किया जाता है और शास्त्र के अनुसार जो इस तरह उपवास के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं वही यात्रा सफल मानी जाती है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। या जो है धर्म का सहयोग करना ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। धर्माटन करना या जो है धर्म का सहयोग करना ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास। और वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के 10 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। जिले के कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी भी की गई है और 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान नवोदय नगर, बहादुराबाद में 5 सिलेंडर और तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने दी है। और वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र में सरयू नदी पर बने उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परियोजना प्रबंधन पर नदी में निर्धारित मानकों के अनुसार पानी नहीं छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। कपकोट के समाज सेवी राजेंद्र कपकोटी और हरीश उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द्वारा सरयू नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह के तहत छोड़ा जाने वाला 20% पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनका यह कहना है कि लगातार कम पानी छोड़े जाने से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है और इससे पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने की स्थिति भी पहुंच गया है। अब आपको ये बता दें कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नदी का घटता जलस्तर जलचर जीवन, खेती और पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की चुप्पी भी लोगों के बीच सवाल खड़े कर रही है। समाज सेवी ने प्रशासन से ये मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निर्धारित मानकों के अनुसार नदी में पानी छोड़ने के निर्देश दिए जाए ताकि सरयू नदी के अस्तित्व और पर्यावरण संतुलन को बचाया जा सके। है कि यहाँ पर जो 20% पानी छोड़ने का इनको जो अनुबंध है उसमें भी नहीं छूट पा रहा है। और दूसरी चीज, इन लोगों के अचानक जैसे चातुर्मासों के टाइम आते हैं उस टाइम पे ये लोग अचानक पानी छोड़ जा रहे हैं जिससे कैजुअल्टियां भी हो रही हैं और नदी का इको सिस्टम सारा खत्म हो रहा है।
अगर जैसे शमशान घाट में कभी सौदा करने के लिए भी इन क्षेत्रों में अगर हम लोग आते हैं तो सौदा करने के लिए भी जल नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी इनको बोलना पड़ता है या फिर इनकी मर्जी आएगी। या कभी हम सौदा करने के लिए जब शमशान घाट में बैठे रहते हैं तो इतना मतलब मटमैला पानी है यहाँ से छोड़ देते हैं कि मतलब कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है, न कोई ईगो सिस्टम है। पूरा नदी का ईगो सिस्टम इन्होंने खत्म कर रखा है। मैं कपकोट में ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है केवल भीड़ तंत्र का राज दिखाई दे रहा है और जिम्मेदारी लोग कोई उठाने से चूक रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।